Okay, class. So yesterday we were talking about commitment fee. जब हम लोगों ने क्लास को डिसकंटिन्यू कर दिया. So commitment fee देखिए आपसे मैं कल कह रहा था कि अगर बैंक आपसे कहता है कि वो आपको लोन देगा और कोई पैसे आपके लिए रखेगा, तो वो आपके उससे पैसे लेगा. Commitment fee, because the bank commits with you that the bank will be providing you some loan. और अगर वो आपसे कमिट कर रहा है तो वो किसी और को वो पैसे नहीं देगा. ठीक है. So it's a loss of business for the bank, क्योंकि बैंक का काम ही है कि accepting deposits, giving loans. Basic उसका काम ही है. ठीक. Okay. So now this is the fee charged by the lender for agreeing to hold credit available is on the unused portion of it. जितना पैसे आपने इस्तेमाल ना किए, जो आपने इस्तेमाल के लिए उसके ऊपर तो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन जो आपने इस्तेमाल नहीं किया उसके लिए वो आपसे कमिटमेंट फी चार्ज करेगा. ठीक है. उसके लिए वो आपसे कमिटमेंट फी चार्ज करेगा. अभी एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल है जिसमें दो तीन चीजें एक साथ हैं. हम लोगों ने इससे पहले एक दो बातें और भी पढ़ी थी, कंपनसेटिंग बैलेंस की और जो बैलेंस आपने रखने होते हैं. अब उसके साथ देखते हैं कि अगर कमिटमेंट फी होगी तो हाउ यू वुड सॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 1 million revolving credit at 10% stated interest rate for 1 year. So this is straight away interest rate. 10% आपने उसको देना है. ओके, ये भी हो गया. Borrowing for the year was 600,000. लेकिन आपने पैसे कितने इस्तेमाल किए? आपने उसमें से इस्तेमाल किए सिर्फ 6 लाख. 4 लाख आपने इस्तेमाल नहीं किए. तो जो 4 लाख इस्तेमाल नहीं किए उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, कमिटमेंट फी. ओके. A required 5% compensating balance और 5% compensating balance भी है, यानी 5% आपने उधर वहीं पर 5% वहां पर आपने रखना है पैसे, वो आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते. ओके, ये भी हो गया. Required 5% compensating balance on borrowed funds and a 0.5% commitment fee on 400,000 of unused credit. तो जो 4 लाख आपने इस्तेमाल नहीं किया उसके ऊपर आपने देना है 0.5% कमिटमेंट फी. अब हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास कंपनसेटिंग बैलेंस है तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना, क्योंकि जो कंपनसेटिंग बैलेंस है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो जाता है. ठीक. अब आगे चलें. फिर 10% आपने वैसे भी देना है उसको, 10% ये भी हो गया. आगे चलें. फिर आपने 0.5% उस पैसे के ऊपर देना है जो आपने इस्तेमाल नहीं किया. ठीक. तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10% से काफी ज्यादा चली. ठीक. 10% से कितनी ज्यादा जाएगी उसकी कैलकुलेशन आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने 10% स्ट्रेट अवे देना है इंटरेस्ट. ठीक. वो तो स्ट्रेट अवे आप कैलकुलेशन कर लेंगे 10% इंटरेस्ट. और आपका जो लोन था, सैंक्शन था, that was 1 million. So 1 million, 10% of 1 million would be 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh, 100,000 तो क्यों 1 million. ठीक. लेकिन आपने इस्तेमाल कितना किया? 6 लाख. ये तो हम भूल गए कि आपने इस्तेमाल 6 लाख किया. तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो उस पे लगेगा जो आपने इस्तेमाल किया. 4 लाख पे लगेगा 5% का 5%. 4 लाख पे तो ये 10% पूरा नहीं लगेगा ना. ओके. सो borrowing for the year was 600,000. So 600,000 का 10% would be equal to 60,000. ये तो ये हो गया. ठीक. अब जाते हैं अनयूज्ड बैलेंस. अनयूज्ड बैलेंस आपका कितना था? 400,000. इसके ऊपर आप लोग कितनी फी दे रहे हैं? 0.5%. So 400,000 का 0.5% would be 2,000. 400,000 का 0.5% would be 2,000. ये 2,000 भी हो गया. अब आते हैं कंपनसेटिंग बैलेंस की तरफ. कंपनसेटिंग बैलेंस आपने कितना? कंपनसेटिंग बैलेंस आपने कितना है? 5%. 5% पैसे आपने रखने हैं. 5% कितने बन गए? 60,000 का. 60,000. किस चीज का? नहीं 6 लाख का 5%. 30,000. 6 लाख. 30,000. 1 million is your total loan. ठीक है. 600,000 is the used portion. 400,000 is the unused portion. 0.5% for unused is the commitment fee on this one. Your total interest rate is 10%, but this is always charged on the amount which you have used. ये यहाँ पे आ गया 10%. अब आते हैं compensating balance. 5% is on compensating balance.
कंपनसेटिंग बैलेंस क्या चीज होती है? जो पैसे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उधर रख देंगे। ठीक, अच्छा, आपको उसने क्रेडिट कितने का दिया? आपको उसने लोन कितने का दिया? 1 मिलियन, 10 लाख। ठीक, आप बोरोइंग कितनी की करते हैं? 6 लाख 6 लाख की करते हैं। ठीक है, 6 लाख की आपने बोरोइंग की, तो 6 लाख के हिसाब से आपको कितने पैसे उधर रखने पड़ेंगे? 6 लाख के हिसाब से कंपनसेटिंग बैलेंस आपको कितना उधर रखना पड़ेगा? 6 लाख का 5%। 5% आपने उधर रखना पड़ेगा। 5% which is equal to 30,000, ये आपने उधर रखना है। ठीक है, ये आपने उधर रख दिया। इसका मतलब ये है कि आपने इस्तेमाल कितना किया? 5,70,000। 5,70,000। ओके, अब आपने इस्तेमाल किया टोटल 5,70,000। सही, अब इस 5,70,000 पे आप कितने पैसे दे रही हैं? कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? एक आपने दिया ये 10% which was equal to 60,000। 60,000, एक आपने दिया 60,000। फिर आपने कहा कि कमिटमेंट फी मैं दे रहा हूं। कमिटमेंट फी आप कितना दे रहे हैं? 2,000। लेकिन आपने पैसे कितने इस्तेमाल किए? 570। ठीक, 570,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द टोटल इंटरेस्ट व्हिच यू आर पेइंग फॉर यूजिंग 570,000। सो योर इंटरेस्ट रेट would become 10.87। 10.8%। और स्टेटेड कितना था? 10। ठीक है, तो जितनी ये क्लॉजेस होंगी उतना आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ता जाएगा। ये तो हमारी अपनी वजह से ना, हमने यूज नहीं किया। आपने यूज नहीं किया तो आपकी वजह से तो सिर्फ ये लगा ना, आपकी वजह से तो ये लगा। कंपनसेटिंग फी हम सारा उनके यूज कर लेते हैं। अगर आप सारा यूज कर लेते तो आपको ये 10% किस चीज का लगता? 1 मिलियन। 100,000 का। ठीक, 100,000 का, लेकिन फिर भी ज्यादा होगा। चेक करें। अब एक और अज्यूम करते हैं कि आपने 1 मिलियन का 1 मिलियन इस्तेमाल कर लिया। आपने जब 1 मिलियन इस्तेमाल कर लिया तो ये वाला जो है, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अब 6 लाख का 10% की बजाय आपको 1 मिलियन का 1 मिलियन का 10% देना पड़ेगा, which is equal to 1 लाख 100,000। ठीक, अब आ जाए आगे। अब ये पोर्शन तो हट गया बीच में से। 0.5% कमिटमेंट फी आपने कोई नहीं देनी। अब आ जाए 1 लाख यूजेबल फंड। आपने यूज कितना किया? कमिटमेंट आपकी वो कितना था? कंपनसेटिंग बैलेंस कितना था? 5% था। 1 मिलियन का 5% कितना हो गया? 50,000। 50,000 आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको मतलब आप इस्तेमाल कितना करेंगे? 9 लाख 50। 950,000। ओके, कैलकुलेट। 1 लाख 10.52। फिर भी ज्यादा होगी। ज्यादा तो होगा वैसे भी, क्योंकि वो आपसे कंपनसेटिंग बैलेंस लेंगे। कंपनसेटिंग बैलेंस अगर आपसे रखवा रहा है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। वो आपसे कह रहे हैं ये पैसे इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं फुल पेमेंट यूज कर रहा हूं। ठीक, अनयूज पोर्शन कोई भी नहीं है, तो अनयूज पोर्शन कोई नहीं है तो आपने सिर्फ ये बचा दिया, 0.5% आपने बचा दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब 0.5% आपने बचा दिया तो आपने इस्तेमाल तो 10 लाख पूरा किया, तो 10 लाख का तो 10% आपको चार्ज होगा ही होगा। और ये 10 लाख का जो 10% है ये चार्ज हो रहा है 10 लाख के ऊपर नहीं, 950 के ऊपर। क्यों? क्योंकि कंपनसेटिंग बैलेंस का अमाउंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपने उधर ही छोड़ना है, तो वो आप हटा दें बीच में से। ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है तो 10%, लेकिन कॉस्ट आपकी टोटल इस लोन की 10.5%। सर ये जो कमिटमेंट फी है ये अनयूजेबल फंड पर होगा, और जो कंपनसेटिंग फंड बैलेंस है वो जो यूज होता है उस पर। कंपनसेटिंग बैलेंस जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ पोर्शन आप रखेंगे उनके पास। ठीक है, जो आपने इस्तेमाल करना है उसका कुछ पोर्शन उनके पास रखेंगे, ये कंपनसेटिंग बैलेंस होता है। ठीक, और कमिटमेंट फी उस कमिटमेंट के लिए है कि आपने कहा कि मैं ये इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो कह रहा है कि जो आपने इस्तेमाल नहीं किया उसके ऊपर मुझे पैसे दो, तो वो आपने उसके ऊपर पैसे उसको दिए। ठीक, तो हमने थोड़ी देर के लिए कहा कि अफराज ने कहा कि सर जरा इसको यूं करके देखें, ये तो 10% ही बनेगा, तो हमने उसको चेक करने के लिए कहा कि नहीं ये 10 नहीं बनेगा, तब भी ये 10.52 बनेगा, और अगर ये बीच में आ गया तो ये फिर 10.8 पे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर, क्लियर? ओके, सिक्योर्ड और एसेट बेस्ड लोन्स। अब सिक्योरिटी हम लोगों ने कहा सिक्योरिटी इज समथिंग गुड,
द बैंक वुड एक्चुअली आस्क यू फॉर सिक्योरिटी और कोलैटरल। सिक्योरिटी का हम लोग कोलैटरल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों लेंगे वो कि अगर कल को इफ यू आर नॉट एबल टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट और द इंटरेस्ट, सो दे हैव समथिंग विद देम। एंड नॉर्मली बैंक्स वुड टेक सिक्योरिटी और कोलैटरल, and when they take this security or guarantor, security or collateral apart from guarantors, जो यहाँ पर शायद नहीं लिखा होगा, apart from guarantors भी होंगे आपके, ठीक है, जो आपको गारंटी कर रहे होंगे। वो कोई ऐसे उनका लॉयल कस्टमर होगा, बैंक का जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो गारंटी कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को डबल सेफ्टी कर रहे हैं इन पाकिस्तान, ठीक है, यानी आप किसी भी तरीके से नहीं भाग सकेंगे, ठीक। तो हमने इसलिए कहा कि बैंक्रप्सी के चार्जेस, बैंक्स गेटिंग बैंकरप्ट इन पाकिस्तान इज very low, in fact कोई हुआ ही नहीं। Okay, so now security or collateral, asset or assets pledged by a borrower to ensure repayment of loan, which includes your principal plus interest. If the borrower defaults, the lender may sell the security to pay off the loan. बस वो आपकी जो भी उससे सिक्योरिटी रखी हुई है वो पहले उसकी वैल्यूएशन कर लेता है कि आपका लोन 10 लाख का है, तो वो जो आपसे एसेट लेगा एज ए कोलैटरल या सिक्योरिटी, उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा रखेगा क्योंकि उसने इंटरेस्ट भी करना है, प्लस इसको ऑक्शन करते हैं नॉर्मली, उसके ऊपर भी खर्चा आता है, तो वो अपने सारे खर्चे पूरे करेगा आपसे, वो सारे खर्चे पूरे करेगा। अगर पैसे ज्यादा हो गए तो आपको बाकी पैसे दे देगा ये, और अगर नहीं हुए तो फिर फर्दर कोशिश करेगा कि आपके एसेट्स को चार्ज करे और फर्दर आपसे पैसे ले। ओके, कोलैटरल वैल्यू। अब ये कोलैटरल वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? कोलैटरल वैल्यू डिपेंड करती है कि कोलैटरल क्या चीज है, क्या चीज आप कोलैटरल। Collateral value depends on the marketability of the collateral. क्या वो marketability है, वो चीजें बिक सकती हैं कि नहीं। आपने किसी सुनसान जगह पे बेरो के चलते जाओ ज़मा कबाब, so who would take that as a security or a collateral? ठीक है, उसकी marketability कम है तो उसकी value वो कम से कम रखी, ठीक है, marketability। So marketability is the first thing. Then we have the life of the collateral. आप उसको क्या है, मेरे पास तो मैं टमाटर बेचता हूँ, टमाटर लेंगे एज अ कोलैटरल, 5 लाख का लोन है, 5 साल का लोन है, तो 5 साल के लोन पे वो टमाटर क्या लेके करेगा, उसकी तो लाइफ ही नहीं है, वो तो लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक। सो इट विल डिपेंड ऑन दी लाइफ ऑफ द कोलैटरल एंड द रिस्क व्हिच इज इन्वॉल्वड, द मोर द रिस्क, सो उतना कोलैटरल की वैल्यू वो कम असाइन करेंगे, ठीक है। आप उसको दे दें स्टॉक्स और वो भी किसी ऐसे रिस्की उसके जिसका कुछ नहीं पता चलेगा, तो वो कहेगा यार पता नहीं ये कंपनी उस तक रहेगी नहीं रहेगी 10 साल, पता नहीं उस तक स्टॉक की वैल्यू क्या होगी उसकी, सो दे वुड वैल्यू इट लो, ठीक है। गॉट द आइडिया? मार्केटेबिलिटी, लाइफ एंड रिस्कीनेस, क्लियर है? यस सर। ओके, यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। अब दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन पाकिस्तान, तो इसको एक नजर देख लें, अदरवाइज इतना इसको वरी करने की जरूरत नहीं है। मॉडल स्टेट लेजिस्लेशन रिलेटेड टू मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस that went into effect in Pennsylvania in 1954. It has been adopted with limited changes by most state legislatures. So this is some act which was done in US. So we do not need to worry about that. Article 9 of the code क्या कहता है कि security interest of the lender क्या होने चाहिए, security agreement क्या किस तरह होना चाहिए, और filing of the security agreement क्या होना चाहिए. You do not need to worry about it because this is not concerned with Pakistan. Okay. अब आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस। अब अगर आप लोग कोई लोन लें और उसके अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल को एज अ सिक्योरिटी, अकाउंट रिसीवेबल वो पैसे हैं जो आपने लोगों से लेने हैं, ठीक है, और आप कहें अच्छा मुझे कर्जा दे दो और ये जो लोगों से मैंने पैसे लेने हैं ये मेरी सिक्योरिटी, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट अकाउंट्स, क्योंकि आता है बिल्कुल कैश, कैश के बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, तो है तो वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड, ओके। Loans by commercial banks or finance companies, banks would offer lower interest rates. So, if there are loans by commercial banks or financial companies, so they would offer at lower interest rates. आपको lower interest rates पे loan मिल जाएंगे। ये loan की evaluation किस चीज के ऊपर बेस करेगी? Loan evaluations are made on the quality of the receivable. We call it the quality of the receivable. Receivable की quality का मतलब क्या है? Receivable की quality का ये मतलब है कि क्या वो लोग पैसे देंगे आपको या नहीं, ठीक है। अब लोग आपको पैसे देंगे या नहीं, अब इस तरह में जाके हर एक से तो नहीं पूछ सकता ना, आपने इसको पैसे देने हैं, बैंक जाके पूछिए आपने इसको पैसे देने हैं, ऑफ कोर्स दे वुड कंफर्म, लेकिन वो किस तरह देखते हैं? वो देखते हैं कि कौन सा लोन कितना पुराना है, जितना पुराना है उतना उसका चांस
कम है कि वो मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स, इसको एजिंग बोलते हैं कि उनका उम्र कितनी है, उनकी एज कितनी है। सो ऑलरेडी नॉट ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स हैव टू बी एक्सेप्टेड, सो दे विल नॉट एक्सेप्ट अकाउंट्स जिनकी एज ज्यादा है। 4 साल पुराना अकाउंट रिसीवेबल हो गया, यार इसने 4 साल में पैसे नहीं दिए तो अब क्या पैसे दें, ठीक है, नहीं लेता। वो वाले अकाउंट रिसीवेबल दे जो कि अभी रीसेंट है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, ये लोग पैसे देंगे आपको। ओके, सो नॉट ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स हैव टू बी एक्सेप्टेड, मे रिजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एजिंग। देन साइज ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का साइज कितना है। डिफरेंट कस्टमर्स है, किसी को मेरे थोड़े पैसे बकाया है, किसी को ज्यादा पैसे बकाया है। स्मॉल अकाउंट्स मे बी रिजेक्टेड एज बीइंग टू कॉस्टली। अब अगर किसी के पीछे 10 रुपए बकाए और आपने उसके पीछे 10 रुपए लिखे, तो अगर वो बैंक का रिकवरी का पर्सन जाएगा और से जाके वो 10 रुपए लेगा, तो खाली पेट्रोल पे जाने आने जाने में उसके 500-600 रुपए लग जाएंगे, फिर वहां पे टाइम जाया करेगा। अगर इतने टाइम में वो किसी और रिसीवेबल के पास चला जाए और उससे रिकवरी कर ले तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इस वजह से स्मॉल अकाउंट्स मे बी रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज़ दे आर टू कॉस्टली, उसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा लगती है, उसका इतना फायदा नहीं है जितना उसके ऊपर कॉस्ट लगती है पर डॉलर ऑफ लोन टू हैंडल बाय द इंस्टीट्यूशन। उसको जो इंस्टीट्यूट उसको हैंडल करेगा बैंक, उस पे मेरे पैसे ज्यादा लगेंगे और रिकवरी इतनी नहीं है, तो छोटे अकाउंट्स तो नहीं लेगा आपसे, बड़े अकाउंट्स लेगा, और वो भी वो वाले अकाउंट्स लेगा जिनकी उम्र ज्यादा ना हो, ठीक है, जो रीसेंट अकाउंट रिसीवेबल। क्लियर हो गया अकाउंट रिसीवेबल बैकग्राउंड्स? क्लियर है क्लास? यस सर। ओके, टाइप्स ऑफ रिसीवेबल लोन अरेंजमेंट्स। अब इसमें वो क्या करता है बैंक? इसमें वो 2 तरीके कर सकता है। एक तो ये कि वो किसी को बताए नॉन नोटिफिकेशन, नॉन नोटिफिकेशन, सो देयर इज नो नोटिफिकेशन। फर्म कस्टमर्स आर नॉट नोटिफाइड। आप मेरे कस्टमर हैं, आपने मुझसे कुछ चीजें ली, आपने मुझे पैसे देने हैं, मुझे लोन चाहिए, मैं बैंक चला जाता हूं, मैं वो वाले अकाउंट रिसीवेबल आप लोग जिनसे मैंने पैसे लेने हैं वो उठाकर बैंक को दे देता हूं, ठीक, और नोटिफाइड नहीं करता। फर्म कस्टमर्स आर नॉट नोटिफाइड दैट देयर अकाउंट्स हैव बीन प्लेज्ड टू द लेंडर। उनको, आप लोगों को ये नहीं पता कि आपके ये अकाउंट्स बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी पड़ेंगे, ठीक है, मैंने वहां पे रखवा दिए। द फर्म फॉरवर्ड्स ऑल पेमेंट्स फ्रॉम प्लेज्ड अकाउंट्स टू द लेंडर। तो जो भी वहां से पेमेंट्स आएंगी, आप लोग जो भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट आएगी, वो पेमेंट बैंक में चली जाएगी, ठीक है। तो बैंक सेफ हो गया, यहां से जो पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे उधर जा रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता कि हुआ क्या है, ठीक, बस आप लोग तो अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं और वो पेमेंट उनके बैंक में जा रही है। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में क्या होगा कि आप लोगों को पता होगा। सो फर्म कस्टमर्स आर नोटिफाइड दैट देयर अकाउंट्स हैव बीन प्लेज्ड टू द लेंडर एंड रेमिटेंसेस आर मेड डायरेक्टली टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। आपसे मैं कह दूंगा मैंने यार उससे कर्जा ले लिया है, मैंने उसको पैसे देने हैं, तो आप उठाकर ये पैसे उसको दे दें, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। अब आप लोग डायरेक्टली वहां पर पेमेंट्स करें, ठीक है, तो बस मेरी पेमेंट जो मैंने उसको करनी है वो यहां से चली जाएगी। गॉट द आइडिया? नोटिफिकेशन, नॉन नोटिफिकेशन? यस सर। ओके, इन्वेंटरी बैकवर्ड्स। फिर जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल को मैं एज अ लोन सिक्योरिटी प्लेज रखवा सकता हूं, इस तरह मैं इन्वेंटरी को भी रखवा सकता हूं। ओके, सो इन्वेंटरी वंस अगेन रिलेटिवली लिक्विड एसेट अकाउंट, लिक्विड है ये अकाउंट भी। लोन इवैल्यूएशंस किस बेस के ऊपर होंगे? लोन इवैल्यूएशन इस बेस पे होगा कि आपकी जो इन्वेंटरी है वो मार्केटेबिलिटी है कि नहीं, वो चीजें बिक सकती है कि नहीं बिक सकती। मैं बेचता हूं मोबाइल फोन्स और मैं वो वाला स्टॉक बैंक को प्लेज कर दूं उस मोबाइल फोन का जिसका मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया है, जो बिकता ही नहीं है, और वो वाला उठाकर उसको कह दूं क्या चाहिए, तो अगर वो वाला मॉडल वो लेगा तो उसकी वैल्यू वो कम रखेगा। ओके, सो लोन इवैल्यूएशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटेबिलिटी, इफ दे कैन बी सोल्ड इन द मार्केट और नॉट। पेरिशेबिलिटी, अगर कोई ऐसी चीज हो, मैं मेडिसिन बेचता हूं और वो वाली मेडिसिन उसके पास रखवा दूं जिसकी एक्सपायरी डेट नजदीक हो, पेरिशेबिलिटी। या मैं बेचता हूं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वो चीजें उठाकर रख दूं जो कि बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, ठीक है, टमाटर जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, ठीक, ओके। सो पेरिशेबिलिटी अगर होगी तो फिर उसकी वैल्यू कम डिसाइड करेंगे। प्राइस स्टेबिलिटी, हम लोगों ने स्टॉक की एग्जांपल ली, क्या अगर स्टॉक्स होते, लेकिन वो तो हम लोगों ने एसिड की एग्जांपल ली थी, यहाँ पर तो इन्वेंट्री है, तो ऐसी इन्वेंट्री जिसकी प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग, फ्लक्चुएशन, जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है,
कोई ऐसी चीज जिसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, क्या चीज हो सकती है इन्वेंट्री जो आप बेचते हैं और उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है? पेट्रोल पेट्रोल, हाँ फ्लक्चुएशन ज्यादा है, ज़्यादा है। चले 15 दिन बाद होती है, चल सही है, प्राइस स्टेबिलिटी कहीं चेंज होता रहता है, ठीक। ओके, आज क्या आइडिया है, व्हाट विल हैपन टुनाइट? जी सर, आज क्या आइडिया है? न्यू ईयर न्यू ईयर ईव तो है, लेकिन न्यू ईयर ईव का मेरे इस टॉपिक से और प्राइस स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक है? आज पेट्रोल के प्राइस आज पेट्रोल की प्राइस रिवील 15-40 रिवाइज डेज डिसाइड होगी, रिवाइज ठीक है। हाँ, तो मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। सो the expectation is that the price would डिक्रीज fall, so please do not fill up the time tonight, ठीक है। यस सर, मैं ये एक मेरे कामों में से एक काम ये भी है कि हर 15 को और हर 30 या जो भी आखिरी दिन हुआ, 30 हुआ या 31 हुआ, मैं उससे पहले देख लेता हूँ न्यूज़ कि क्या न्यूज़ है और उसके मुताबिक देन आई डिसाइड कि आज पेट्रोल डलवाना है या कल सुबह डलवाना है। सो आज रात को पेट्रोल नहीं भरना है किसी को, कल सुबह इंशाल्लाह। कल अगर ज़्यादा हो गया तो जी, कल अगर ज़्यादा हो नहीं गया तो न्यूज़ फिर पक्की होती है। बहुत कम इस तरह हुआ है, गवर्नमेंट ने एक दो बार इस तरह का काम किया Yes, है sir. कि कहा कि कम होगा, ठीक है, मैंने नहीं भरवाया, सुबह देखा तो ज्यादा हुआ होता है। सुबह फिर जब मैं फजर के लिए उठता हूँ ना, यानी अब कल जब मैं फजर के लिए उठूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? पेट्रोल सबसे पहले मैं मोबाइल खोलूंगा और यहाँ पे पेट्रोल प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक, सबसे पहले वो चेक करूँगा। सो प्राइस स्टेबिलिटी, अच्छा, difficulty and expense of selling for non-satisfaction. So if the inventory is for something which cannot be sold easily, आपने वो इन्वेंटरी उसको दे दी जो कि आराम से नहीं बिक सकती, ठीक है। कोई बहुत, मैं कंप्यूटर्स बेचता हूँ और मैं उसको कोई ऐसा गेमिंग पीसी रखवा दूं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत मुश्किल से बिकेगा और बहुत कम कस्टमर है उसका, ठीक है, तो फिर उसकी डिफिकल्टी एंड एक्सपेंस ऑफ सेलिंग फॉर नॉन सैटिस्फैक्शन, डिफिकल्टी या मुश्किल से बिकेगा या उसके ऊपर और फर्दर एक्सपेंस करना पड़ेगा, लोगों को एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि ये देखें ये वाला पीसी अवेलेबल है गेमिंग का, आप इसको खरीदना चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज है जहां पे जो मुश्किल से बिके या जिस पे एक्सपेंस करना पड़े फर्दर टू सेल द इन्वेंटरी, तो वहां पर भी वो आपकी इन्वेंटरी की वैल्यू को कम, ठीक, सही है। इन्वेंटरी बैक लोन्स भी हो गए, यस सर। ओके। कैश फ्लो एबिलिटी, और जो इन्वेंटरी है आपकी उसकी कैश फ्लो एबिलिटी क्या है, उससे कितने कैश फ्लोस आप ले सकते हैं, कैश फ्लोस ज्यादा है, कैश फ्लोस कम है। टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी बैक लोन्स, अब इन्वेंटरी बैक लोन्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म की अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग लियन, ठीक। लियन क्या होता है? लियन नहीं पता, नेवर हर्ड ऑफ लियन? लियन चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज, ठीक। फ्लोटिंग लियन क्या होता है? बहता हुआ चार्ज, ओके। और बहता हुआ चार्ज कैसा होता है कि पानी के अंदर आप करंट लगा देना, बहता हुआ चार्ज, ओके। फ्लोटिंग लियन, फ्लोटिंग लियन क्लास। सो फ्लोटिंग लियन इज अ जनरल और ब्लैंकेट लियन। फ्लोटिंग लियन एक ऐसा लियन जो कि ब्लैंकेट यानी सबके लिए एक जैसा हो, ठीक है। ब्लैंकेट वो नहीं जो ऊपर सर्दियों में सबके लिए एक जैसा। सो अ जनरल और ब्लैंकेट लियन अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ एसेट्स such as inventory or receivables without the asset being specifically identified। आपने कहा नहीं है कि ये या ये, बस जनरल सारा जो भी मेरे पास इन्वेंटरी है, जो भी मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल है, जो भी मेरे पास एसेट है, सबके लिए, ठीक है। किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं है कि ये चीज मैंने इसको मैंने उनके साथ प्लेज कर दिया या इसके अगेंस्ट है या इसके अगेंस्ट है या इसके अगेंस्ट है। आप लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ है ना और आप उसे कह रहे हैं कि अच्छा यार ये एज अ सिक्योरिटी रख लें, कोलैटरल रख लें, तो आप ये नहीं कह रहे कि चेयर्स ब्लू कलर वाली या चेयर्स जिसके हैंड रेस्ट जो है वो वुड वाला है, ठीक है। आप कहते हैं बस इन्वेंटरी पे, अब मेरी इन्वेंटरी में चेयर्स भी है, मेरी इन्वेंटरी में रोस्टर्स भी है, मेरी इन्वेंटरी में व्हाइट बोर्ड्स भी हैं, तो मतलब मेरी सारी इन्वेंटरी लियन इसके ऊपर सबके ऊपर चार्ज है, ठीक है। सबको वो बेच सकेगा, अगर कल को कुछ हुआ तो वो सबको बेच सकता है। ये नहीं कहा कि खाली चेयर्स या खाली रोस्ट्रम्स या खाली व्हाइट बोर्ड। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग लियन, ओके। शटल मॉर्गेज, ये क्या है? अ लियन ऑन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। अब यहां पर आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा? पर्सनल प्रॉपर्टी, एसेट्स अदर देन रियल एस्टेट बैकिंग। फिर आप यहां पे पर्सनली आइडेंटिफाई ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, इसके ऊपर आपका लियन है, आपका चार्ज है, बाकियों के ऊपर नहीं है।
यानी ये चीजें अगर हुआ, अगर मैं पैसे ना दे सका तो आप इनको बेच सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि बस आप आगे कहें कि बस ये बेचो, इन्वेंटरी इसकी बेच दो, ये और चीजें बेच दो। सिर्फ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड पर्सनल प्रॉपर्टी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो भी एसेट्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर रियल एस्टेट नहीं होगा, ठीक है, रियल एस्टेट नहीं होगा, ठीक, क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया? ओके। ट्रस्ट रिसीट, ट्रस्ट रिसीट क्या होता है कि एक वंस अगेन एक सिक्योरिटी है जो बैंक को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ a security device acknowledging that the borrower holds specifically identified inventory, specifically identified inventory, और उसकी रसीद होगी, उसकी एक रसीद होगी कि ये चीजें, a security device acknowledging that the borrower holds specifically identified inventory and proceeds from its sale in trust for the lender, और उसकी अगर वो चीजें बिकेंगी, वो इन्वेंट्री बिकेगी और उससे जो पैसे आएंगे एंड प्रोसीड्स फ्रॉम इट्स सेल इन ट्रस्ट फॉर द लेंडर, वो लेंडर को मिलेंगी ट्रस्ट के फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रस्ट रिसीट। टर्मिनल वेयरहाउस रिसीट, ये एक और रिसीट है, लेकिन यहां पे ट्रस्ट में नहीं जाएगा। वो क्या होगा, ये सारी इन्वेंट्री आप उठाकर कहीं पर पड़ी, कहीं पर किसी भी वेयरहाउस में, और रिसीट फॉर द डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन अ पब्लिक वेयरहाउस, पब्लिक वेयरहाउस, ठीक है, पब्लिक वेयरहाउस है, वहां पर ये चीजें पड़ी हैं और इसकी रसीद है कि ये चीजें मैंने वहां पे उस वेयरहाउस में रखी हैं। ये रसीद उठाकर मैं बैंक को दे दूंगा एज अ सिक्योरिटी कि अगर कल को मैंने पैसे ना दिए तो ये मेरी चीजें हैं, ये वहां पर पड़े हुए हैं पब्लिक वेयरहाउस में, वहां से आप उठाकर इन चीजों को बेच दें और मेरा लोन सेटिस्फाइड। सो दिस इज अ रिसीट फॉर द डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन अ पब्लिक वेयरहाउस दैट अ लेंडर होल्ड्स एज कोलैटरल फॉर अ लोन। क्लियर हो गया? टर्मिनल वेयरहाउस रिसीट क्लियर होगी, ठीक है। ओके। फील्ड वेयरहाउस रिसीट, वो टर्मिनल वेयरहाउस रिसीट, ये फील्ड वेयरहाउस रिसीट, ये क्या चीज है? इज अ रिसीट फॉर गुड्स सेग्रीगेटेड एंड स्टोर्ड ऑन द बोरोवर्स प्रीमिसेस। वो आपने कहां पर रखे हुए थे? पब्लिक वेयरहाउस, ठीक है, पब्लिक वेयरहाउस। वेयरहाउसेस का कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर इतना नहीं है, हर एक आप पर्सनल वेयरहाउसेस होते हैं ना, लेकिन पब्लिक वेयरहाउसेस होते हैं जो कि जिसमें कोई भी रेंट अपनी चीजें रख देता है, ठीक, और उसके अगेंस्ट उसको मिल जाती है एक रसीद। यानी मैं एक बड़ी सी जगह ले लूं और मैं कहूं आपने कोई सामान रखवाना है, आपके पास वहां पे लोगों के घर छोटे छोटे होते हैं ना, रेंट आउट करना, ठीक है, तो मैं वो स्पेस एक किस्म का आपको रेंट आउट करता हूं। आपने ये सामान रखवाना है, आपके पास जगह नहीं है, यहां पर रख दें, अपनी इन्वेंटरीज यहां पर रख दें, अपना सामान यहां पर रख दें, इसके अगेंस्ट आपको एक रसीद दे देता हूं, ये रसीद। तो अगर आपने यहां पे रखवाया है पब्लिक वेयरहाउस में, तो इसकी रसीद उठा के आप बैंक को दे देंगे, ताकि बैंक अगर कल को आप पैसे ना दे सके तो बैंक जाकर वो रसीद दिखाकर वो सामान लेकर बेच दे और अपने पैसे पूरे करे, ओके। अब अगर फील्ड वेयरहाउस रिसीट तो इसमें आप अपनी इन्वेंट्री अपने पास ही रखेंगे, यानी मेरी अपनी जगह पर, और रिसीट फॉर गुड्स सेग्रीगेटेड अलग कर दूंगा। इन चीजों के ऊपर बैंक का लियन है, चार्ज है, इसको अलग कर दिया, इसको साइड में कर दिया, लेकिन वेयरहाउस मेरा अपना ही है, मैंने पब्लिक वेयरहाउस में नहीं रखा है, अपने वेयरहाउस में। सो फॉर गुड्स सेग्रीगेटेड एंड स्टोर्ड ऑन द बोरोवर्स प्रीमिसेस बट अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेयरहाउसिंग कंपनी दैट अ लेंडर होल्ड्स एज कोलैटरल फॉर लोन। मैं अलग करके रखूंगा, मेरे अपने प्रीमिसेस में होंगे, लेकिन कंट्रोल किसका होगा? वेयरहाउसिंग कंपनी। कोई वेयरहाउसिंग कंपनी होगी, उसका कंट्रोल होगा इसके ऊपर, इसका मतलब मैं उसको बेच नहीं सकता, ठीक है। वो उसको चेक कर सकता है, देख सकता है कि वो चीजें मौजूद हैं या नहीं है, और इसकी रसीद जो है उठाकर बैंक एज अ सिक्योरिटी। क्लियर हो गया? फील्ड वेयरहाउस, फील्ड वेयरहाउस भी क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सर लेट्स हैव अ ब्रेक। लेट्स हैव अ ब्रेक। ओके, लेट्स हैव अ 2 मिनट्स ब्रेक, पॉज करें इसको। ओके, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग होती है अकाउंट रिसीवेबल की, ठीक है। अब फैक्टरिंग में आप लोग करते क्या है? आई थिंक आई गिव यू एन आइडिया अबाउट फैक्टरिंग प्रीवियसली, और आपसे मैंने कहा भी था कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसी में, अकाउंटिंग 2 में, व्हिच इज एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फैक्टरिंग होती क्या है? फैक्टरिंग ये होती है कि यू सेल योर अकाउंट रिसीवेबल। इससे पहले देखिए हम लोगों ने बैंक को हवाले कर देते थे ना एज अ सिक्योरिटी,
और हमने कहा था कि आइदर नोटिफाइड और नॉन नोटिफाइड. सो द मनी विच विल कम फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल will will go to bank. the bank. Either indirect, Yes. indirect in case of Non-notification. non-notification, direct in case of Notification. notification to satisfy my loan. मेरे लोन के पैसे यहाँ से आ रहे हैं. ठीक. फैक्टरिंग में क्या करते हैं? फैक्टरिंग में आप बेच देते हैं. ठीक है. किसको बेचते हैं? किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं? फैक्टर. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं फैक्टर, जिसने आपसे ये अकाउंट रिसीवेबल खरीद ली. ठीक है. वो हो गया फैक्टर. यूजुअली विदाउट रिसोर्स. उसने आपसे खरीद लिया, बस खरीद लिया भाई, बस मैंने बेच दिया. अब अगर मेरे अकाउंट रिसीवेबल में उसको पैसे देने नहीं देने वो मेरा मसला नहीं, मैं बेच चुका हूँ. ठीक है. वो भी ऐसे नहीं खरीदेगा कि वो जब खरीदेगा तो वो कहेगा अच्छा ये तो पैसे अफराज तो पैसे ही नहीं देता. वो इस तरह फिर वो देखेगा, वो कहेगा अच्छा नहीं देता, रिस्क ज्यादा है, इसको कम कर दो, या वो अपनी फी ज्यादा कर दो कभी आगे. ठीक. तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्ट उसी अमाउंट पर नहीं खरीदेगा मुझसे जिस अमाउंट पे मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल है. ओके. सो विदाउट रिकोर्स, फैक्टर इज ऑफन अ सब्सिडियरी ऑफ अ बैंक होल्डिंग कंपनी. अब ये फैक्टरिंग कौन से होते हैं? ये फैक्टर्स कौन होते हैं? फैक्टर होता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसी बैंक की सब्सिडियरी जिसका काम ही ये होता है. तो अगर इसका काम ही ये है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये लोग कैसे पैसे लेते हैं? इन अदर वर्ड्स बदमाश होगा ना. वो लोग बदमाश रखे होंगे ना रिकवरी के. Yes, नहीं तो अगर आप किसी के पास जाके कहें यार ये वाले पैसे दे दो तो आपको देगा नहीं देगा. ठीक है. तो so normally the recovery would be made by such people and factor is normally बैंक का कोई सब्सिडी हो. ओके. सब्सिडी ऑफ बैंक से क्या होता सब्सिडी नहीं पता क्या चीज होती है यहाँ पे सर सब है? You know what is subsidiary? Subsidiary company, holding company. Pause करें. Serious? Factor. Now this factor would be a subsidiary of a bank and the bank would actually be a holding company. आप समझ आ गए? हो गया ये भी? Okay. So factor maintains a credit department. अब ये क्या काम करता है? इसके पास एक क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है. और क्रेडिट डिपार्टमेंट क्या करेगा? फैक्टर मेंटेन्स अ क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड परफॉर्म्स क्रेडिट चेक्स ऑन अकाउंट्स. वो चेक करेगा कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास लेकर आ रहा है मुझे बेचने के लिए, ये अकाउंट रिसीवेबल सही है नहीं है, इतने पैसे हैं नहीं है, ये पैसे वापस देगा नहीं देगा, क्वालिटी क्या है इसका, एज क्या है इसका, वो सब कुछ ये चेक करेगा. सो द क्रेडिट डिपार्टमेंट वुड एक्चुअली परफॉर्म क्रेडिट चेक्स ऑन अकाउंट्स. फिर it allows firm to eliminate their credit department in the associated cost. फिर होगा क्या? अगर मैं इस तरह अपने अकाउंट रिसीवेबल बेच दूं और वो रिकवरी करे और वो क्रेडिट चेक भी करे, तो क्या मुझे जरूरत है कि मैं अपना एक क्रेडिट डिपार्टमेंट रखूं जिसका काम हो ये चेक करना कि इस कस्टमर को कर्जा दिया जाए या ना दिया जाए, इसको ये चीज बेची जाए ना बेची जाए, कितने में बेची जाए? नहीं. तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना क्रेडिट डिपार्टमेंट खत्म कर दूंगा. मैं क्या करूंगा? मेरे जो अकाउंट रिसीवेबल है डायरेक्टली उठाकर बैंक को, मतलब उस सब्सिडियरी कंपनी को बेच दिया करूंगा फैक्टर को, और फैक्टर फिर उनसे पैसे लिया. ठीक है. गॉट द आइडिया? गॉट द होल स्टोरी? सो इट अलाउ फर्म्स टू एलिमिनेट द क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट. तो जितनी भी कॉस्ट है क्रेडिट डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड है वो सारी की सारी कॉस्ट मैं खत्म कर दूंगा. मुझे उसको रखने की जरूरत नहीं है. Contracts are usually for 1 year but are renewable. Normally renewable हो जाते हैं क्योंकि because आपका उन फैक्टर के साथ रिलेशनशिप बन जाता है तो फिर आप उसको सेल करते रहते हैं. अपने अकाउंट रिसीवेबल रिन्यूएबल होता है, आप दोबारा इसको रिन्यू भी कर सकते हैं और नॉर्मली रिन्यू हो जाता है. फैक्टरिंग कॉस्ट. अब फैक्टर की कॉस्ट क्या होती है? अगर आपने मुझे पैसे देने 100 रुपए और मैं जाके फैक्टर को उठा के बेच दूं वो अकाउंट 100 रुपए का, तो फैक्टर का बीच में कोई फायदा है? नहीं ना. तो वो कमीशन देगा आपसे. ठीक है. फैक्टर रिसीव्स द कमीशन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द रिसीवेबल. 100 रुपए है, वो कहेगा भाई 10% मेरा कमीशन. ठीक है. तो 100 रुपए के 10 रुपए वो लेगा, 90 रुपए का आपने उसको बेचा एक किस्म से, तो वो आपको इसके बदले में 90 रुपए देगा, 100 रुपए नहीं. ठीक. सो द फैक्टर वुड चार्ज यू अ कमीशन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द receivable. Cash payment is usually made on the actual or average due date of the receivable.
अब पेमेंट वो आपको कब करेगा फैक्टर? तब करेगा जब उसकी एक्चुअल डेट आई। मैंने कुछ चीजें सिकंदर को बेची, सिकंदर ने मुझे कहा मैं 1 हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा, ठीक, हमारे ये एग्रीमेंट है, 1 हफ्ते बाद ये पैसे पेमेंट करेगा। मैं कहता हूँ यार 1 हफ्ते बाद मैं ना क्रेडिट डिपार्टमेंट रखता हूँ, ना मैं रिकवरी का डिपार्टमेंट रखता हूँ, मैं उठा के ये फैक्टर को बेच देता हूँ। फैक्टर जो है मुझसे 10% डिस्काउंट या जो भी उसने रखा हुआ है डिस्काउंट, 5% जो भी कमीशन रखा है उस पर खरीद लेता है। अब पैसे मुझे कब देगा? पैसे मुझे तब देगा जब ये सिकंदर से वो जो डेट सिकंदर ने दी हुई है वो आएगी, तो वो तब मुझे पैसे देगा। यानी मुझे पैसे मिलेगा उसी डेट के ऊपर जो डेट उस अकाउंट रिसीवेबल की है, या और एवरेज ड्यू डेट ऑफ द रिसीवेबल्स। लेट्स से एक रिसीवेबल नहीं, 5-6 रिसीवेबल्स, ठीक, सिकंदर का रिसीवेबल भी है, सलीम का भी है, अली का भी है, हारिस का भी है, सबका है। तो मैं क्या करता हूं कि इन सब के रिसीवेबल्स की एवरेज ड्यू डेट निकाल लेता हूं। ये 1 हफ्ते का टाइम है, उसका 10 दिन का टाइम है, उसका 5 दिन का है, उसका 3 दिन का है, इस सब की एक एवरेज ड्यू डेट निकाल के और उस एवरेज ड्यू डेट पे मुझे कैश पेमेंट मिल जाए, लेकिन अपना कमीशन काट कर मुझे फैक्टर मेरे पैसे दे। If the factor advances money to the firm, लेकिन अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई फिर तो मैं फैक्टर से कह सकता हूं यार पहले से पैसे दे, ठीक, ये भी कह सकता हूं। So if the factor advances money to the firm, then the firm must pay interest on the advance. वो कहेगा अच्छा यार एडवांस में पैसे दे देता हूं, लेकिन एक शर्त पे कि मुझे इसका इंटरेस्ट, और यहां पर फिर वो इंटरेस्ट पर डे वाला भी आपको चार्ज कर सकता है, नॉर्मली जो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी ना इंटरेस्ट पर डे की। यस सर। ये भी क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया क्लास? ओके। Total cost of factoring is composed of a factoring fee plus an interest charge on any cash advances. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे मेरे फैक्टर की कॉस्ट क्या क्या हो गई? एक तो याद रखिएगा कि कमीशन, और दूसरा अगर एडवांस में पेमेंट ले लूं मैं को यार अब कौन इंतजार करेगा, सिकंदर का जो है टाइम पूरा होगा 1 हफ्ते बाद, मैं कहूंगा बस यार एडवांस पैसे दे दो, वो कहेगा ठीक है एडवांस पैसे ले लो, इंटरेस्ट ऊपर काट दो, ठीक है, 7 दिन रहते हैं इसकी पेमेंट में, 7 दिन का इंटरेस्ट उससे काट दो, ठीक है, अपना कमीशन अलग और इंटरेस्ट अलग है। तो मेरी इस फैक्टरिंग की कॉस्ट कितनी बनी? कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इज कंपोज्ड ऑफ अ फैक्टरिंग फी प्लस एन इंटरेस्ट चार्ज ऑन एनी कैश। क्लियर? क्लियर हो गया दोनों चीजें? यस सर। Although expensive, it provides the firm with substantial flexibility. बस ठीक है, एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे मेरे पैसे मिल जाते हैं ना, ठीक है, मेरे कैश फ्लोज अच्छे हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर कभी पैसों की जरूरत नहीं है तो मैं ना बेचूं, फैक्टर नहीं करता, अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो मैं फैक्टरिंग कर सकता हूँ, फैक्टरिंग करूंगा तो थोड़े पैसे देने पड़ जाएंगे, लेकिन ये है कि मेरा मसला हल हो। कंपोजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करें तो किस तरीके से करें? हमने कितनी ज्यादा चीजें करी, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, एलसी कर सकते हैं आप लोग सिक्योर्ड लोन्स लेकर अकाउंट रिसीवेबल को रख सकते हैं, आप लोग इन्वेंटरी को रख सकते हैं। तो वो कह रहा है कि बेस्ट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या होना चाहिए। अब वो आपको ये नहीं बताएगा कि थोड़ा इधर से नहीं थोड़ा इधर से, वो कहेगा कि वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब क्या चीज हो तो आपने क्या काम करना है। सो द बेस्ट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिपेंड्स ऑन दीस थिंग्स। कॉस्ट ऑफ द फाइनेंसिंग मेथड, जो फाइनेंसिंग मेथड आप कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी मतलब कितनी आ रही है, ठीक है, आपके पास कितने पैसे आपको देने पड़ रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स अवेलेबल है नहीं है। टाइमिंग ऑफ द फाइनेंसिंग, किस टाइम के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, ठीक है, किस टाइम ऑफ द ईयर आपको चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, क्या फ्लेक्सिबल है, क्या इसको मैं, हम लोगों ने बात की थी ना रिवॉल्विंग क्रेडिट की भी, ठीक है, क्या मैं रिन्यू कर सकता हूँ कभी मुझे जरूरत पड़ जाए, क्या मैं अगर नहीं यूज करूंगा तो कितनी मुझसे कमिटमेंट, हमने कहा था कि कमिटमेंट फी भी फिर देनी है, वो कितना चार्ज करेगा। तो ये सारी बातें आप लोगों ने देख ली, ठीक है, ये सारी बातें दिमाग में रख के आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में मैनेज करूं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूं, कितने पैसे किस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके अपनी फाइनेंसिंग पूरी करूं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिग्री टू व्हिच द एसेट्स आर इनकम्बर्ड। अब जरूर अब आप फिर आप ये कहेंगे कि सर बस बाकियों में तो इंटरेस्ट देना है, तो इस तरह करते हैं कि ये अपने एसेट्स रखवा देते हैं ना उसके पास, ठीक है। तो याद रखिए अगर आप अपने एसेट्स रखवाते हैं तो द डिग्री टू व्हिच द एसेट्स आर इनकम्बर्ड, कितना एक्सटेंट ऑफ एसेट्स आपके एज अ सिक्योरिटी एज अ लियन जाएगा, ठीक है, कितने एसेट्स पे चार्ज आएगा। हम लोगों ने देखा था ना वहां पे
जो हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट खोली थी कि आपके अकाउंट रिसीवेबल उसके अंडर हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो किसी को आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो पीआईए के अकाउंट रिसीवेबल को ले सकता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कितने एसेट्स कितनी डिग्री तक लियन पे हैं, उसके ऊपर कितना चार्ज है, कितने वो एज अ सिक्योरिटी आप लोगों ने एसेट्स आपको रखवाने हैं। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक, फिनिश, स्टॉप।